हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, इससे पहले वाले चैप्टर्स देखने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको एक प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज पढ़े तो आपको ईजी होगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो चैप्टर का नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक मीन्स जिस चर संख्या पे घात पावर एक दिया हुआ हो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। और युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि दो गो समीकरण दिया हुआ होगा, दो समीकरण दिया हुआ होगा और चर संख्या पे जो है एक घात जो होगा, पावर जो होगा एक होगा, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे मैं एक दो चर वाले रैखिक समीकरण में ले रहा हूँ। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया, जोड़ा हो गया। लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले। ठीक है, जैसे मैं इसका जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप की बात करें, इसका जनरल फॉर्म की बात करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, जहाँ कंडीशन है ए कॉमा बी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए या बी दोनों में से कोई भी एक भी 0 हो जाता है, यानी कि चर संख्या का कोफिशिएंट गुणांक 0 हो जाता है, तो एक गुणांक कैंसिल होगा। जैसे मान लो a बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो टर्म यहाँ पे ये पद तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुना करते तो 0 हो जाता है। तो सिर्फ बचेगा क्या आपका बी बाई प्लस सी। अब देखिए इसमें दो चर आपको कहाँ दिख रहा है बताओ तो। ये तो हो गया सी आपका अचर पद। ओके, ये तो कांस्टेंट हो गया ये सी। ओके, अब बच गया क्या आपका सिर्फ बी बाई। तो ये दो चर है कहाँ इसमें, तो इसे हम दो चर नहीं कर सकते हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ए बराबर और बी बराबर जो है ये भी 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा, तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ये तो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, दो समीकरण इसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, पहला समीकरण को हम यहाँ पे इस प्रकार हम यहाँ पे दर्शाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड एक क्वेश्चन होगा, सेकंड समीकरण होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ देखिए एक और दो को दिख रहा है, तो इसे आप पेयर कह सकते हो, जोड़ा कह सकते हो। जोड़ा मतलब युग्म होता है। ठीक है, यानी कि युग्म अब ये हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, तो ये हमारा क्या मिल चुका है, पेयर मिल चुका है, जोड़ा मिल चुका है, यानी कि युग्म हो गया ये हमारा, जोड़ा मतलब युग्म। ओके, तो अब हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं। ओके, इसमें भी कंडीशन क्या है, अगर इक्वेशन 1 की बात करें, समीकरण 1 की बात करें, तो इसमें भी क्या है, a1 और b1 ये जो है नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। c 0 हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि अचर पद है, ये चर पद है, ये और ये चर पद है। ठीक है, c हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है। ठीक है, इसी प्रकार इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 2 की बात करें, यानी कि समीकरण 2 की बात करें, तो a2 और b2 जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, यानी कि c2 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन a2 और b2 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका कंडीशन होता है। ओके, तो अब आइए हम इसका और भी बेसिक नॉलेज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए नोट पॉइंट में ये याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रहा है, युग्म की बात नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि एक ही क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, एक ही समीकरण दिया हुआ होगा। ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। ओके, ये हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म में नहीं है, क्योंकि एक और इक्वेशन लेते, एक और समीकरण लेते तो ये जोड़ा होकर के युग्म हम इसे कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल। ओके, अब इसे हम यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, तो बताओ इसका अंत है क्या, नहीं अंत है। जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, x इक्वल टू 0 रखने पर, ओके, x इक्वल टू 0 रखने पर, तो x इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, तो 2 गुना 0 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस y प्लस इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार x इक्वल टू आप कुछ भी रखो, -1 रखने पर, -1 रखने पर। ओके, यानी कि आप रखते जाओ, वैल्यू आता जाएगा, यानी कि अंत नहीं है, अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है,
x इक्वल टू -1 रख दो, ठीक है। तो 2 इंटू -1 प्लस बाई इक्वल टू 7, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस बाई इक्वल टू 7, तो बाई इक्वल टू 7 प्लस 2 यानी बाई इक्वल टू 9। इसी प्रकार आप अगर आप आगे वैल्यू कुछ भी रखो तो वो वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, यानी कि अनेक हल हो सकते हैं, कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, उसमें कितने हल होते हैं, ठीक है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण दिया हुआ होगा, मान लो पहला समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेकंड समीकरण हम ले लेते हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये मेरा सेकंड समीकरण हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब ये मेरा युग्म हो गया, जोड़ा हो गया, ठीक है, रैखिक समीकरण का जोड़ा हो गया, ओके। तो अब हम इसका जब हम हल करेंगे तो ये हमें 3 कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे है ये हमारा बन करके आता है, ओके। पहला जो आता है वो होता है अनेक हल भी हो सकता है, इसका अनेक हल भी हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है, ओके। यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी हो सकता है, ओके, यानी कि अनेक हल भी हो सकता है, ओके। दूसरा जो है ये हो सकता है कि इसमें जो है ये कोई हल भी नहीं दे सकता है, यानी कि कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, ओके। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अद्वितीय हल, यानी कि एक ही हल निकलेगा, एक से ज़्यादा नहीं निकलेगा, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे अद्वितीय हल, यानी कि एक हल तो निकल जाएगा, उसके बाद हल निकलेगा ही नहीं, सॉल्यूशन होगा ही नहीं वो इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में जो है ये हमें 3 टाइप को देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला अनेक हल भी हो सकता है, कोई हल भी कोई हल भी नहीं हो सकता है, और अद्वितीय हल हो सकता है, यानी कि एक हल निकल के आ सकता है, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे ग्राफीय मीनिंग भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 ग्राफ आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आपका एक्स डैश, ओके। सो ये आपका हो गया ग्राफ का, यहाँ पे हो गया इसका लाइन हो गया, ठीक है, अक्ष हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, ये हो जाएगा एक्स डैश, ओके। इसी प्रकार ये वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई डैश, ओके। डैश वाले में माइनस में नंबर लिखे जाते हैं और बिना डैश वाले में जो है वो प्लस में नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया ओरिजिन, ये ओ रहता है, ठीक है। इसे कई लोग जीरो समझते हैं, ये जीरो नहीं होता है, ओ रहता है किताब में दिया हुआ, ठीक है। यानी कि ओरिजिन मतलब मूल केंद्र, ओके, ये हो गया ओ, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर आपका जो है ग्राफ जो है बन रहा है, ये मान लो पहला समीकरण का ग्राफ है, ठीक है, पहला समीकरण का ग्राफ ये आपका आ रहा है, ओके, ये हो गया पहला समीकरण का ग्राफ, ओके। और दूसरा समीकरण का ग्राफ भी अगर इसी पे आ रहा है, इसी पे आ रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है दूसरा समीकरण का ग्राफ, ओके, ये हो गया पहला समीकरण का ग्राफ और सेकंड हो गया दूसरा समीकरण का ग्राफ। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे पे अगर वो इस प्रकार है तो इसे हम कहेंगे संपाती, संपाती। तो संपाती होगा तो इसके अनेक हल निकलेंगे, संपाती होगा तो इसके इस इक्वेशन के अनेक हल निकलेंगे, इस समीकरण के अनेक हल निकलेंगे, ठीक है। अगर आपका ग्राफ मान लो पहला समीकरण का ग्राफ कुछ इस प्रकार बन रहा है और दूसरा समीकरण का ग्राफ मान लो कुछ इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखा जाए तो ये पैरेलल है, समांतर है, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे, इसे हम कहेंगे समांतर, क्योंकि ये पैरेलल है ना, पैरेलल मीन्स समांतर। तो ये हो गया आपका समांतर, और समांतर जब आता है ना तो याद रखना इसका कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। और तीसरा टाइप का ग्राफ है कि वो जो है पहला समीकरण दूसरे समीकरण को प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ओके। और प्रतिच्छेदी होता है तो इसमें एक हल निकलता है, यानी कि अद्वितीय हल निकलता है, ओके। तो इस प्रकार ये आपको मैंने बेसिक नॉलेज दे दिया है, ओके। अब आते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन पे, ओके। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ओके। क्या यह मनोरंजक है?
इस पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो बोल रहा है इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करें, व्यक्त करें। ओके, व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हल यहाँ से हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस में दो चीज़ों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच कन्वर्जन होता है, वार्तालाप होता है, ठीक है। तो पहले वाले को आपको x मान लेना है, दूसरे वाले को y मान लेना है, या फिर कुछ भी मान सकते हो। पहले वाले को p मान लो, दूसरे वाले को q मान लो, पहले वाले को z मान लो, दूसरे वाले को s मान लो। कुछ भी चर संख्या, कुछ भी वेरिएबल आप मान सकते हो, तो बेहतर होगा x और y मानो। ओके, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, माना आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ओके, अब यहाँ पे हम प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न से हम लिख सकते हैं। ओके, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है 7 साल पहले मतलब माइनस में, ठीक है, यानी कि घटा देंगे दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया आफ्ताब का उम्र x इक्वल टू इसकी पुत्री का उम्र y। ओके, ये हो गया। ओके, इस प्रकार आपको लिख लेना है इक्वल टू करके। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में आते हैं, बोल रहा है 7 साल पहले, तो पहले मतलब माइनस, यानी कि इसमें भी 7 साल घट जाएगा और इसकी पुत्री में भी 7 साल घट जाएगा, ठीक है। बोल रहा है तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे भाई, बोल रहा है तुमसे, अपनी बेटी से बोल रहा है, तो बेटी ये हो गया, तो बेटी से 7 गुनी आयु का ये था, ये ऐसा कह रहा है आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, तुमसे यानी कि बेटी से, यानी कि 7 गुनी आयु का था। तो इसे हम यहाँ पे क्वेश्चन ही सोल्व करो, ठीक है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू बाई 7y, फिर प्लस माइनस 7 इंटू 7 49, ठीक है। तो चर संख्या को एक साइड कर लो, तो x और y को एक साइड कर लेते हैं। तो x ये 7y प्लस में, तो इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, ये 7 माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे हम सोल्व करेंगे तो माइनस 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार इसे मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंडीशन नंबर 1 हो गया प्रश्न के अनुसार। ओके, अब हम दूसरे कंडीशन पे हम आते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि x और y, x प्लस 3 और y प्लस 3। ओके, तो इस प्रकार हम चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन। यहाँ पे आप लिख दो पुनः, पुनः मीन्स होता है फिर से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, यानी कि फिर से प्रश्न से क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपका प्रश्न से फिर से बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो एक तरफ रख दो आप आफ्ताब का उम्र इक्वल टू दूसरी तरफ रख दो इसके बेटी का उम्र, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 प्लस इसमें भी जुड़ जाएगा और 3 जो है इसकी पुत्री में भी जुड़ जाएगा। तो ये बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि तुमसे, यानी कि बेटी से 3 गुनी का रह जाएगा, तो बेटी ये रहा, ठीक है। तो बेटी से 3 गुनी का ये आफ्ताब रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इससे भी आप सोल्व कर लो। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y और प्लस 3 इंटू 3 9। ओके, तो चर संख्या को एक साइड कर लो, तो x ये प्लस 3y है तो इस साइड आएगा तो माइनस 3y इक्वल टू 9, ये प्लस 3 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 3। तो इस प्रकार x माइनस 3y इक्वल टू आ गया 6। इससे आप इक्वेशन 2 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार बोल रहा था बीज गणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करें। तो बीज गणितीय रूप में आपका व्यक्त हो चुका है, एक ये समीकरण हो चुका है और दूसरा ये समीकरण हो चुका है पहले प्रश्न के कंडीशन के अनुसार, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है ग्राफीय में भी व्यक्त करें, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करें, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण इस प्रकार, समीकरण शॉर्टकट में लिखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ था भाई, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ था, कितना आया सोल्व करने पर, ये देखो नीचे आया था सोल्व करने पर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, यही हमारा समीकरण क्या था, 1 था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक चर संख्या को इस साइड रखते हैं, एक चर संख्या को उस साइड कर देते हैं, उससे क्या होगा, इक्वेशन मेरा जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 42 और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
+7y। ओके, अब देखिए ये बहुत ही जल्दी जल्दी ये सोल्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम x बराबर रखेंगे या y बराबर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा मान आपको रखना है जो कि कम से कम नंबर आए। ओके, उससे क्या होगा, आपका ग्राफ का जो एक्सिस है, अक्ष जो है वो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 मैंने ले लिया। ओके, यहाँ पे लिखते हैं अपने अनुसार कुछ भी वैल्यू, ऐसा वैल्यू रखो जो कि कम से कम वैल्यू आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं y = 6 रखने पर। ओके, y = आइए हम यहाँ पे 6 रखते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाता है, x = -42 + 7 × y की जगह आप रख दो 6। ओके, तो इस प्रकार x = क्या आ जाएगा मेरा, -42 और +6 × 7, तो 6 × 7 क्या होता है भाई, ये होता है आपका 42। तो इस प्रकार x = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हो गया। कम से कम 2 वैल्यू पुट करना है, तभी जो है ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, तो एक और कम से कम वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। ओके, 2 से अधिक ले सकते हो लेकिन 2 से कम मत लेना। ठीक है, तो y = एक हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 7 रखने पर। ओके, कम से कम 2 रखना है, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, वैसे 2 ही रखना, 2 में आपका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो y = 7 रखने पर, ठीक है, तो y = आइए 7 रखते हैं, तो x = यहाँ पर रखेंगे y = क्या भाई 7, तो -42 + 7 × 7, तो x = क्या निकल के आ रहा है मेरा, -42 + 7 × 7 49। तो इस प्रकार x = हमारा आ जाएगा 7 प्लस में। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इसका हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, इसका हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार। ओके, इस प्रकार हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। ओके, अब देखिए y बराबर 6 आपने रखा। ठीक है, तो y बराबर क्या रखा, 6, तो 6 यहाँ आ गया, तो x बराबर क्या आया, 0 आया, तो इसके ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, y बराबर आपने 7 रखा, तो y बराबर नीचे 7 रख देते हैं, तो x बराबर क्या आया, 7 आया, तो ये हो गया आपका 7। ओके, अब चलिए समीकरण 2 को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इसी तरह। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या निकल के आया था, x - 3y = 6 आया था। ठीक है, ये देखिए ये मेरा समीकरण नंबर 2 इस प्रकार निकल के आया था ना जी, तो समीकरण 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया। ओके, इस प्रकार इसे हम, और यहाँ पे इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6 + 3y। ओके, एक चर संख्या को एक साइड कर लिए और दूसरे चर संख्या को एक साइड कर लिए। ओके, इससे क्या होगा, हमारा क्विकली जो है यहाँ पे आंसर यहाँ पे आएगा, जो भी मान पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं y = 0 रखने पर। ठीक है, तो ऐसा मान पुट करना है जो कि कम वैल्यू आए। ठीक है, तो y = 0 रखने पर। ओके, आपको इसमें नहीं, इस समीकरण में नहीं रखना है, इसी को हम एक और फॉर्म में इस प्रकार लिखे ना, इसी में आपको पुट करना है। ओके, इससे क्या होगा, आपको जल्दी आपका क्विकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x = 6 + 3 × 0, यानी x = 6 + 0, यानी x = 6 आ गया। ठीक है, एक और हमें पुट करना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि कम से कम 2 पॉइंट मिलेगा तभी ग्राफ यहाँ पे आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं, y = -1 रखने पर। ओके, आप x भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो y = -1। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने सभी में y लिया था तो y ही मैंने रखा है। ठीक है, उससे कन्फ्यूजन मुझे नहीं होगा। ठीक है, y = क्या करना है, y = -1 पुट करना है। ठीक है, तो x = 6 + 3 × -1, तो इस प्रकार x प्लस माइनस माइनस तो -3, तो x = क्या आ गया आपका 3। ठीक है, तो इसका भी बॉक्स आप बना लो, इसका भी बॉक्स हम बना लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। ओके, y बराबर मैंने क्या रखा भाई, 0, तो मैंने रख लिया यहाँ पे y बराबर 0, तो x बराबर कितना आया भाई रखने पर 6। दूसरा कंडीशन में मैंने क्या रखा, y = -1, तो x = क्या आया 3। ओके, अब ये हमें आप इसका हम ग्राफ अब हम यहाँ इसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें 2 समीकरण का जो है ग्राफ मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए ये मेरा ग्राफ का लाइन है। ओके, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, तो ये हो जाएगा x डैश, डैश वाले में माइनस में नंबरिंग होता है। ओके, इसी प्रकार ये y और ये y डैश, और ये आपका हो गया o, इसे हम 0, कई लोग इसे 0 पढ़ते हैं, ये 0 नहीं o रहता है, मीन्स ओरिजिन, जिससे केंद्र, मूल केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नंबरिंग आप अपने हिसाब से करते हैं, नंबरिंग क्या कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो आया है वैल्यू लगभग में 1 2 3 4 इस प्रकार आया है ना, तो इसे हम 1 2 3 4 करके रखेंगे। ओके, तो ये आपका 1 2 3 मैक्सिमम कितना गया, 7 गया है ना, 1 2 3 4 5
6 7 8, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे तो चलेगा, सिर्फ 7 तक भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू x का क्या आया है भाई, 7 आया है, ठीक है। इस प्रकार इसका नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। कम से कम लेना है जो आपका वैल्यू आया है, ठीक है, बाकी ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, उतना भी ज़्यादा मत लेना कि आपका ग्राफ जो है अल्टर देखने में लगे, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका -1 -2 -3, वैसे एक्स डैश हमारा नहीं निकल के आया था, वाई डैश भले निकल के आया था, ठीक है। तो इससे हम यहाँ तो नंबरिंग करना जरूरी है, अगर इसमें नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका -1 -2 -3 तक हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि -3 से हमारा ग्राफ बन रहा था, ठीक है, -3 वैल्यू शायद आया था, ओके। ये आपको हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3, ओके। तो इस प्रकार डैश वाले में माइनस में अंक लिखे जाते हैं और बिना डैश वाले में प्लस में नंबरिंग किया जाता है, यानी कि अंक लिखे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आया था वैल्यू पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ओके, क्योंकि हमें बार बार पढ़ना इस प्रकार मुझे पलटना पड़ेगा, तो उससे काफ़ी जो है हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, रफ समझ के हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो समीकरण का इस प्रकार हमें वैल्यू निकल के आया था, और इसे मैंने बॉक्स में यहाँ पे मैंने इसे इस प्रकार मैंने एडजस्ट किया था, ठीक है। ये पहला समीकरण था x - 7 इक्वल टू सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने गलती किया, शायद x - 7y होगा, ठीक है, x - 7y है, ठीक है, सॉरी x - 7y इक्वल टू -42, इसका इस प्रकार यहाँ पे वैल्यू निकल के आया था। और दूसरा समीकरण था x - 3y इक्वल टू 6, इसका इस प्रकार वैल्यू निकल के आया था, ठीक है। तो अब आइए वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, ओके, इस ग्राफ में, ओके। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ओके। इस समीकरण को यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं इस समीकरण का, ठीक है। पहला देखिए x इक्वल टू 0 आया, तो y इक्वल टू कितना आया 6, तो y का एक्सिस ये रहा 6, यानी ये जो पॉइंट आया है ये 0 से 6, ओके। तो ये आपका हो गया 0 से 6, मैंने नेमिंग कर लिया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है 7 और 7, यानी x बराबर भी 7 और y बराबर भी 7, तो x बराबर 7 ये रहा और y बराबर 7 आपका ये रहा, ओके। तो यहाँ से जाएगा एकदम इक्वेट आपका बनेगा ग्राफ कॉपी में, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस प्रकार लाइन मिला लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट मिल चुका है, ओके, पहला समीकरण का, तो ये लाइन इस प्रकार यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, मिल चुका है, ओके, ये रहा और ये रहा, ठीक है। इस प्रकार तीर का निशान आपको दिखा देना है। तो ये समीकरण का क्या दिया हुआ था, 7 - x - 7y इक्वल टू -42, इसका सोल्यूशन हुआ था, ओके। ये क्या आया भाई, इसका नेमिंग हम क्या यहाँ पे करेंगे पुट, 7,7, ओके। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को, समीकरण को यहाँ पे देखते हैं। x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कहाँ है 6 यहाँ है, और y इक्वल टू 0, यानी कि यहीं कहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 0, ओके, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, x इक्वल टू 3 यहाँ रहा, ओके। y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 नीचे होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये तो x एक्सिस का है, x डैश का है, y डैश का यहाँ है, ओके। तो y इक्वल टू y इक्वल टू -1 और ये रहा -1 और 3, ओके, यानी कि ये हो गया हमारा 3 -1, ओके। तो ये मुझे 2 पॉइंट मिल चुका है, एक यहाँ और एक यहाँ, दूसरे समीकरण का भी 2 पॉइंट मिल चुका है, ओके। तो इसे भी यहाँ से हम मिला देंगे, ओके। तो इस प्रकार ये मिल जाएगा, और यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ था उसका नाम भी हमें लिखना है, ओके। समीकरण क्या था, x - 3y इक्वल टू 6, ओके। और यहाँ पे मैंने पॉइंट का जो वैल्यू आया था वो भी मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अब ये हमारा जो है ग्राफ कंप्लीट ग्राफीय रूप में भी व्यक्त हो चुका है, ओके। अब ये लाइन देखा जाए तो ये जो है पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि पैरेलल, अगर ये पैरेलल है
तो ये पैरेलल होना भी चाहिए। देखिए अगर जो हम इसे हम सीधा लिख जाते हैं तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, यानी ये पैरेलल नहीं है, तो हम इसे हम क्या, ये जो है कहीं ना कहीं तो जाके प्रतिच्छेद करेगा ही करेगा। अगर वो प्रतिच्छेद करता है तो कौन सा लाइन होता है, आप याद कीजिए, इसका कितना हल निकलता है, प्रतिच्छेद करता है तो एक हल निकलता है, वो द्वितीय हल निकलता है, मैंने बताया था, ठीक है। ये देखिए अगर ये पैरेलल नहीं है तो प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं करेगा, तो प्रतिच्छेदी में वो द्वितीय हल यानी कि एक हल इसका निकलेगा ही निकलेगा इस समीकरण का, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। वैसे ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसे बीजगणितीय रूप में ही व्यक्त करेंगे, तभी तो ज्यामितीय रूप में यानी कि ग्राफीय रूप में हम इसे व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे यहाँ से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट जो कि बल्ला है, दूसरा ऑब्जेक्ट गेंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि बल्ले की कीमत x रुपया है और गेंद की कीमत y रुपया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि माना बल्ले की कीमत x रुपया और गेंद की कीमत y रुपया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार यानी प्रश्न से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न में पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 3 बल्ला और 6 गेंद। 3 बल्ला यानी कि बल्ला का दाम x और गेंद का दाम y। 3 बल्ला यानी कि 3x + 3y, इसका कीमत कितना दिया हुआ है 3900 रुपया। ओके, 3 बल्ला और 3 गेंद और 3 बल्ला। अब यहाँ से हम फिर से हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसे हम ओवर राइटिंग यहाँ हो गया था, ठीक है। तो देखिए पहला कंडीशन के अनुसार 3 बल्ला यानी कि 3x + 6 गेंद यानी 6y = कितना दाम हो गया 3900 रुपया। ओके, अब यहाँ देखिए 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लेकर के भी आप बना सकते हो। ओके, मैं कॉमन नहीं लूँगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जो है उसमें मैं कॉमन लेकर के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो ये आपका हो गया 3 + 2y = 1300 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप चाहो तो कॉमन लेकर भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने कॉमन लेकर नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलिए सेकंड अब देखते हैं पुनः प्रश्न से, यानी कि पुनः प्रश्न से प्रश्न के अनुसार फिर से हम दूसरा कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि फिर से बाद में उसने एक बल्ला यानी कि 1x यानी कि सीधा सीधा हम x लिख सकते हैं। ओके, फिर प्लस 2 गेंद यानी कि 2y, इसका दाम बता रहा है आपका 1300 रुपया, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन 2 हो गया दूसरे शर्त के अनुसार, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल चुका है। तो अब हम ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सोल्व हो चुका है बीजगणितीय रूप से, ठीक है। तो अब इसे हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेंगे, समीकरण 1 को, उसमें हम 2 वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हम ग्राफ बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 3x + 6y = 3900। ओके, अब एक चर संख्या को इस साइड रखते हैं, बाकी को उधर कर लेते हैं। तो हम x वाले टर्म को इधर रखते हैं, इधर इस साइड रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होगा 3900 - 6y, तो x = क्या हो जाएगा 3900 - 6y / 3। तो इस प्रकार x बराबर मैंने इस प्रकार यहाँ पे इसे निकाल लिया, ठीक है। अब क्या, इसलिए मैंने ये काम किया क्योंकि इतना आपको करना पड़ता है, हर एक वैल्यू आप पुट करते तब, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे y = ऐसा वैल्यू रखो जो कि कम से कम आए, ठीक है। यहाँ पे हम y = 400 लेते हैं, ठीक है। y = 400 रखने पर किस में रखना है, इस वाले समीकरण में नहीं रखना है, ठीक है। जो शॉर्टकट में जो आया है इस वाले समीकरण में रखना है, ठीक है। इससे आपका जल्दी यहाँ पे क्विकली सोल्व हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो x = 3900 - 6 × 400 y के जगह पे रख देंगे / 3। तो इस प्रकार x = कितना आ जाएगा 3900 - 6 × 24 यानी कि 2400/3। इस प्रकार हम सोल्व करेंगे तो 3900 - 2400 कितना होता है भाई 3900 - 2400 होता है 1500। ओके, 1500/3। तो इस प्रकार इसे हम कैंसिल करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। यानी x = 500 आया है, इसे हम काटेंगे तो, ठीक है, 500 बार में कटेगा। ओके,
तो इस प्रकार जब हम y इक्वल टू 400 रखें तो x इक्वल टू 500 आया, ठीक है। एक और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें 2 पॉइंट मिले ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। अब हम ले लेते हैं y इक्वल टू 300 रखने पर ओके। तो समीकरण क्या था, x इक्वल टू 3900 माइनस 6y, तो 6 इंटू y कितना है 300 मैंने माना, ठीक है, अपॉन 3 ओके। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3900 माइनस 1800 बटा 3, इसे हम और आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2100 बटा 3, तो ये 7 बार में कटेगा यानी 700 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 700 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार दो वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुका है समीकरण 1 के लिए ओके। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना करके लिख लेते हैं नीचे में ओके, एक्स बाई ओके। पहला क्या है y इक्वल टू 400 रखे तो x इक्वल टू 500 आया, y इक्वल टू कितना रखे भाई 400, तो y इक्वल टू 400 रखे तो x इक्वल टू 500 आया, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू 300 रखे तो x इक्वल टू कितना आया भाई 700 आया, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 को यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। अब ये देखिए ये मेरा समीकरण नंबर 2 था, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो इसे भी हम एक चर संख्या को इस साइड सिर्फ रखेंगे बाकी को उधर कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी पे आपको मान जो है पुट करना है इसी समीकरण पे, ठीक है। तो आप ऐसा मान पुट करो जो कि कम से कम हमें अंक मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं y इक्वल टू, आप चाहो तो x बराबर भी मान सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, 600 रखने पर, तो y इक्वल टू 600 रख रहे हैं तो देखो क्या आता है ओके। तो x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600, क्योंकि मैंने बाई को 600 माना है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 1200, तो x इक्वल टू क्या आ गया 100 ओके। चलिए एक और वैल्यू हमें एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो एक और यहाँ पे मान पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं y इक्वल टू 600 तो मैंने ले लिया ना, तो अब हम ले लेते हैं y इक्वल टू 500 रखने पर ओके। तो आइए क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1300 माइनस 2 गुना 500, इस प्रकार x इक्वल टू 1300 माइनस 5 गुनी 10 यानी कि 1000 ओके, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 300, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा, x बाई इक्वल टू कितना रखे 600 रखे तो कितना आया भाई हमारा 100 आया, y इक्वल टू 500 रखे तो x वर्ग कितना आया 300 आया, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे दोनों समीकरण के लिए 2-2 पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ में यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए माइनस में तो आया नहीं, तो मैंने y डैश और x डैश को यहाँ पे मैंने एक्सटेंड नहीं किया, बढ़ाया नहीं, ठीक है। तो आप मत बढ़ाना, ठीक है, देखना माइनस में आएगा तब बढ़ाना, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस, ये x डैश ओके। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं नंबरिंग करने के लिए, यहाँ पे हम इस प्रकार मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर लिया है ओके। नंबरिंग मैंने 1 2 3 इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो वैल्यू आया है वो सैकड़े के रूप में आया है, यानी कि 100 के रूप में आया है, यानी कि 100 200 300 400 500 इस तरह आया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको नंबरिंग इसी तरह आपको करना है वैल्यू को देखते हुए, ठीक है। तो अब देखिए पहला समीकरण का जो वैल्यू आया है, देखिए x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 400, तो x एक्सिस ये रहा 500 यहाँ रहा ओके, ये रहा 500 ओके 500, और y इक्वल टू कितना आ रहा 400, तो 400 ऊपर जाओगे आप तो ये लगभग में यहाँ आ रहा है 400, ये रहा 400 ओके। x इक्वल टू 500 400 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये क्या हो गया 500 और 400, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 500 400। दूसरा x इक्वल टू 700, तो 700 ये रहा x की जगह पे x एक्सिस पे, और y इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए y इक्वल टू 300, ठीक है। 300 y इक्वल टू यहाँ जाओ ये रहा ओके 300, ठीक है। इसके सामने हो गया 700 300, तो यहाँ पे लिख देना है ये क्या है भाई 700 300 ओके। यहाँ पे बन चुका है, दूसरा पॉइंट भी निकल चुका है, पहला समीकरण का हो गया कंप्लीट ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसे मिला लेते हैं, पहला समीकरण हल हो चुका है, ठीक है। चलिए इसे हम अभी नहीं मिलाएंगे, ठीक है, अभी हम और भी हम देख लेते हैं। दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण का देखिए
x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 600। तो x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 600, ये रहा 100 ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा ये रहा 600। ओके, तो ये हो गया आपका 100, 600। गॉट इट। चलिए सेकंड देखते हैं। y इक्वल टू 500 और x इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू 300 ये रहा, y इक्वल टू 500, 500, 500, 500, 500, 500 ये रहा। ओके, y इक्वल टू 500 ये रहा। ओके, यानी कि ये क्या हो गया भाई 300, 500। ठीक है, ये आपका मिल चुका है। अब देखिए दोनों इक्वेशन देखा जाए तो इनका जो पॉइंट मिला है एकदम एक दूसरे पे मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे यहाँ पे मिला देंगे। ओके, तो अब देखिए इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते थे, याद कीजिए। इसीलिए मैंने बेसिक में ही बता दिया था, इसीलिए मैंने बोला था कि बेसिक पहले सीख लो। ठीक है, तो देखिए इस तरह एक दूसरे पर चढ़ा हुआ ये लाइन है। ठीक है, तो इसे संपाती कहते थे, यानी कि इसमें अनेक हल हमें इस टाइप के समीकरण में मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक बता दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे 2 तीर का निशान दिखाओगे, एक यहाँ दिखा देना, एक यहाँ दिखा देना। ठीक है, एक यहाँ दिखा देना इस प्रकार, ताकि पता चले कि ये 2 यहाँ पे समीकरण का हल हुआ है। ठीक है, एक समीकरण का हल आप यहाँ लिख लो। ओके, और या यहाँ इसमें समीकरण का हल समीकरण नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आप लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, पहला इक्वेशन क्या था हमारा, पहला था आपका x प्लस 3x, ये हो गया। और दूसरा भी समीकरण का लिख देते हैं इस प्रकार तीर का निशान दे करके। ओके, दूसरा क्या था, दूसरा था x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, सो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो चुका है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, चलिए भाई यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक सेब एक अंगूर। तो आपको क्या करना है, सेब का मूल्य मान लेना है x रुपया और अंगूर का मूल्य मान लेना है y रुपया। ओके, मैं काफ़ी थक चुका हूँ यार। अब ये मेरी उंगली देखिए, एक कलम पकड़ते हुए किस तरह ये हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल ये हार्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये अब देखिए आदत नहीं है वीडियो बनाने का, काफ़ी दिनों से नहीं कलम में यूज कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए इस तरह है। ठीक है, तो आइए अब इसे हम सोल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, सो यहाँ पे मैंने लिख लिया, माना सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया। अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, इसे और कुछ मत समझना। ठीक है, तो प्रश्न से 2 केजी सेब यानी कि सेब x रुपया, तो यानी 2x प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि 1 बाई, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं कोफिशिएंट के रूप में, तो सिर्फ बाई लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, इसके आगे 1 लिखना जरूरी तो है नहीं। ठीक है, तो मैंने 1 नहीं लिखा, तो इसका मूल्य कितना था भाई 160 रुपया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। पुनः प्रश्न से यानी कि फिर से दूसरा कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 1 महीने बाद, ओके, 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि 2y इक्वल टू कितना हो जाता है भाई 300 रुपया। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 1 महीने बाद, तो यहाँ पे हम इसे हम क्यों नहीं किए x प्लस 1 y प्लस 1, जैसा कि पहला क्वेश्चन में आपने बताया था सर। पहला क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपने बताया है, ये देखिए सर आपने बताया था कि आयु पहले के बोले तो माइनस होता है, बाद में बोलता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए आयु जो है ये इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। ओके, इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो कंडीशन आपको नहीं यहाँ पे अपनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह आपको सोल्व करना है। ठीक है जी, यानी कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब ये आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है। अब इसे हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसे हम सबसे पहले हम एक समीकरण बन लेंगे और 2 पॉइंट हम फाइंड करने के लिए दो वैल्यू लेंगे, एक्स या वाई का कुछ भी रखना पड़ेगा, हमें 2 पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन 2 को लेकर हम लोग उसमें भी 2 पॉइंट हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले जो क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे 2 कॉमा ले सकते हैं। गौर से देखा जाए तो इसमें 2 कॉमा आएगा, तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा 300
यानी कि ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ओके, ये गुना में है तो मल्टीप्लाई, ये गुना में है तो उधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये समीकरण 2 इसे मान लो। ठीक है, इसे अभी आप मत मानना। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लो। तो इस प्रकार आप चाहो तो इतना में ही आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन मैंने बोला था कि थर्ड क्वेश्चन में मैंने कॉमन लेकर के मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जानता था कि थर्ड क्वेश्चन में कॉमन लेकर के भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अब इसे हम यहाँ पे एक समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 यानी 160, 160। ओके, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हम 160 माइनस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2x प्लस में तो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी पे जो है हम पुट करेंगे। ठीक है, इससे हम जल्दी मेरा वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसा मान पुट करो जो कि कम से कम वैल्यू दे। तो यहाँ पे हम अपने अनुसार x इक्वल टू ले लेते हैं 40 रखने पर, 40 रखने पर तो x इक्वल टू हम 40 रख देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 माइनस 2 इंटू 40, तो y इक्वल टू 160 माइनस 4 दूनी 8, 80, यानी y इक्वल टू 80 आ गया। ठीक है, पहला आ गया। अब और हम क्या ले भाई? x इक्वल टू 80 रखने पर, दूसरा लिखते हैं x इक्वल टू 80 रखने पर। ओके, तो y इक्वल टू 160 माइनस 2 गुना 80, y इक्वल टू 160 माइनस 8 दूनी 16, ये भी हो जाएगा 160, यानी y इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर भी 2 पॉइंट हमें मिल चुका है, तो इसे अब हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार बॉक्स में। यहाँ पे x, यहाँ पे y, और कितना कितना रखने पे क्या आया है भाई? x बराबर 40 रखा तो x बराबर 40 रखने पर क्या आया? y बराबर y बराबर 80 आया, तो 80 यहाँ पे लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, सेकंड कंडीशन में x बराबर 80 रखें भाई, तो y बराबर आया 0, तो 0 रख लो, वो 0 लिख लो। ठीक है, अब चलिए समीकरण नंबर 2 को भी इसी तरह सोल्व करते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से, मैंने रेड का इस्तेमाल किया ताकि हाईलाइट करने के लिए किया। ठीक है, आपको चेंज नहीं करना है एग्जाम में पेन। ओके, जो पेन से लिख रहे हो ब्लू पेन, तो ब्लू पेन से ही लिखना। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन था हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 सोल्व करने पर आया था। ठीक है, तो इसे हम सोल्व कर लेंगे। 150 माइनस 2x, इसे हम इसलिए करते हैं ताकि दोनों वैल्यू में क्या करना पड़ेगा? हमें इतना काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले कर दो, तो उससे क्या होगा? आपको ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या ले ले 40 ले लेते हैं इसमें भी। ठीक है, 40 रखने पर ओके, हम सोच रहे हैं ऐसा वैल्यू ले जो कि कम से कम आए। ठीक है, तो कम से कम आए तो ज़्यादा बेहतर है ना जी। तो x इक्वल टू 40 रखिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 150 माइनस 2 गुना 40, y इक्वल टू 150 माइनस 4 दूनी 8, 80, यानी y इक्वल टू 70 हो जाएगा ना। ओके, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या ले x बराबर क्या ले लेते हैं? 80 ले लेते हैं। ठीक है, 80 ले लेते हैं, तो उससे कम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये रखने पर तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 गुना 80, y इक्वल टू 150 माइनस 8 दूनी 16, यानी y इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? सॉरी, y इक्वल टू 80 रखा ना जी, सॉरी x इक्वल टू मैंने रखा 80, ठीक तो रखा। ओके, इसे हम सोल्व करेंगे तो आएगा -10। ओके, तो इससे भी हम इस प्रकार बॉक्स ग्रुप में यहाँ पे हम इसे यहाँ पे बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। पहला क्या आया भाई? x इक्वल टू 40 रखा तो y बराबर 70 दिया, तो x इक्वल टू 40 रखो, y बराबर 70 दे दिया। इसी प्रकार x इक्वल टू 80 रखा तो y बराबर -10 दे दिया। ठीक है, तो अब हम इसका पहले यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो ये मेरा ग्राफ बन चुका है। ओके, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिन हो गया, ओ से हम डिनोट कर दिए, ये -1 -2 -3। ओके, सॉरी, मैंने 10 के टर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो वैल्यू आया लगभग में 10 20 30 इस प्रकार आया ना, तो इसे हम 10 के टर्म में लेंगे। ठीक है, तो ले लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। ओके, 10 20 30, इसी प्रकार ये हो जाएगा 10, ये -10 -20 -30 है। ठीक है, क्योंकि ये -y के एक्सिस पे है। ठीक है, इस प्रकार ये 10 20 30 40 50 60 70 80, मैक्सिमम 80 गया है। ये हो जाएगा +10, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्योंकि ये y है, ये x है। ठीक है,
तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, अब देखिए पहला इक्वेशन में क्या क्या आया था। पहला इक्वेशन की बात करें, ये रहा समीकरण 1 और इसका क्या क्या आया था भाई, x = 40 तो y = 80। तो x = 40 ये रहा, ओके ये रहा, और y = 80। आप इसके ऊपर जाओ, ओके y = 80 80 80। देखिए ग्राफ कॉपी रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये ग्राफ कॉपी नहीं इसलिए हमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। y = 80 ये रहा, x = 40 y = 80, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अभी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है लाइन जो है एक दूसरे पे के नज़दीक हो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, लाइन पता नहीं चल पाएगा, ओके। या फिर आप लिख ही लो, कोई बात नहीं यार, नहीं छोड़ देते हैं, लिख लो यार, लिख लो, इस साइड लिख लो ना, हमें लगता है नहीं लिखेंगे यार, छोड़ दो, ओके याद रखना, ठीक है, ऐसे देखने में पता चल रहा है ना, ओके। अच्छा दूसरा क्या आया है, दूसरा y = 0 तो x = 80, y = 0, सभी का तो 0 यहीं होता है, x हो या y, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, x = 80 ये रहा, ठीक है। तो ये रहा, एक पॉइंट यहाँ मिल चुका है, एक पॉइंट यहाँ मिल चुका है, बस इतना याद रखो, अभी बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण में आते हैं। दूसरा समीकरण का वैल्यू आया है x = 40 ये रहा 40, और y = कितना आया भाई 70, y = 70, 40 और 70 ये यहाँ रहा, ठीक है, यहाँ इसके जस्ट नीचे 70 40, ओके। अच्छा दूसरा क्या है, 80 x = 80 तो y = -10, तो -10 y = यहाँ -10 हो गया, ये y डैश -10 और 80, ओके ये रहा, ओके ये एक पॉइंट यहाँ मिल चुका है। पहले वाले समीकरण को इस तरह मिला देंगे, ओके ये हो गया, पहला पॉइंट से मिल चुका है ये वाला पॉइंट से, दूसरे वाले को इस तरह मिला देंगे, ओके इस तरह, ये भी पॉइंट मिल चुका है। अब ये देखिए ये जो लाइन था ना ये पैरेलल था, ये देखा जाए तो ये मेरा जो कॉपी में बना ये पैरेलल बिल्कुल नहीं बनाया, अच्छी तरह पैरेलल नहीं बनाया, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं था, ठीक है, नॉर्मल कॉपी था। तो हो सकता है ये लाइन जो है कुछ ना कुछ तो वो डिग्री भागा ही होगा, तो कुछ डिग्री भागा तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन ये प्रतिच्छेद करेगा नहीं ग्राफ में बनाओगे तब, ठीक है। तो ये आपका जो बन रहा है समांतर ग्राफ बन रहा है, ठीक है, समांतर, ये पैरेलल बन रहा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेमिंग कर दो, क्या क्या आया था। अब देखिए ये मेरा था पहला समीकरण, पहला समीकरण का ये था, ठीक है, ये क्या आया था आपका, देख लीजिए ना यार, ये 40 80 40 80 देख के बताओ, अपने खुद से करो। ये हो गया आपका 80 और 0 है ना, 80 0, ठीक है 80 0, ओके। अच्छा ये इसका समीकरण का क्या नाम था, समीकरण का नाम था 2x + y = 160, ओके। अब दूसरे वाले का पे आते हैं, ये देखिए क्या है आपका 40 70, ओके, तो 40 और 70 ये हो गया, और ये आपका क्या है, ये आपका है आपका ये क्या है आपका, ये भाई दूसरे वाले का देखा जाए तो ये दूसरे वाले कितना आया भाई 80 और 80 - 10 आया था, ठीक है 80 - 10, ओके। और इसका क्या इक्वेशन था, इसका समीकरण क्या था 2x + y = 150, ओके। तो इस प्रकार ये इसका इक्वेशन भी था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, और याद रखना ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। ये लाइन कहीं ना कहीं टेढ़ा भागा है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं था इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा 3.1 कंप्लीट हो चुका है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 3.2, ओके। सो आई होप वीडियो पसंद आया हो आपको, काफ़ी मेहनत लगा, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो पे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ओके। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, ठीक है। सो आज कल इतना ही, सो थैंक यू।